हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में हम लोग 50 प्लस मार्क्स आसानी से कैसे स्कोर करें। 50 प्लस मार्क्स एक बेटर मार्क्स माना जाता है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हमारा जो है एग्जाम नज़दीक आता है, ठीक, तो हमारे ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और वैसे कंडीशन में हमारा माइंड नहीं काम करता है। अब माइंड काम नहीं करता है तो लास्ट मोमेंट में जब पढ़ना चाहिए तो दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन आपको हम ये बताने वाले हैं कि लास्ट का जो 3 महीना होता है, जिसको आप 90 डेज कह सकते हैं, 90 डेज में ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि हम लोग गेट में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लें। ठीक है, या फिर अगर हमको एक प्रॉपर 50 प्लस मार्क्स स्कोर करना है गेट में, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, तो उस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल सके और एग्जैक्ट लॉजिक के साथ पता चल सके क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको एक प्रॉपर मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल ऑफ होमवर्क होना चाहिए। शेड्यूल ऑफ होमवर्क करने का मतलब जो है, आपको जो है नोट्स नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। आपको लास्ट मोमेंट में नोट्स नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। नोट्स अगर आप पढ़ने जाइएगा तो ऑन एवरेज हमारा नोट्स जो है 250 पेज मिनिमम, और एवरेज 300-400 पेज का नोट्स होता है। 450 पेज का अगर नोट्स है तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, इसलिए आपको पढ़ना क्या है, लास्ट मोमेंट में शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। ठीक है, दूसरा काम आपको जो करना है कि आपको पीवाईक्यू जरूर लगा के जाना है। बच्चे जो है जनरली पीवाईक्यू लगाते नहीं है, बहुत सारे टीचर पीवाईक्यू डिस्कस भी नहीं करते हैं। पीवाईक्यू लगाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल सके। ठीक ना, आप क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। आपको एग्जैक्ट पता चले क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया जाएगा, क्वेश्चन हमको कहाँ फंसाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि गेट में आपको देखिएगा ना कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लैंग्वेज, ये एक्स्ट्रा डाटा दिया रहता है। ठीक है, या फिर लैंग्वेज में अलग अलग नाम इस्तेमाल किया जाता है, आपको यूनिट में वगैरह में फंसाता है। तो वो सब चीज जानने समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू लास्ट में लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। ठीक है, जबकि आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए ताकि उससे आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में आप ज्यादा गलती कर रहे हैं, कौन टॉपिक में आपको बार बार मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे आपका ये कॉमन एरर हो रहा है, कैलकुलेशन एरर कहाँ पे हो रहा है, कौन सा चीज में आपको ये क्या कहते हैं कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, तो वो सब चीज आपको पता चलेगा टेस्ट सीरीज से। इसके साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, रीड लेस एंड रिवाइज मोर। ठीक है, एक्चुअली बच्चा क्या करता है ना कि पढ़ने का बहुत सारा कुछ पढ़ लेता है, वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेता है लेकिन रिवीजन करता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम पढ़ना है लेकिन रिवाइज क्या करना है, ज्यादा करना है। ज्यादा आप रिवाइज कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आपको जो है सब्जेक्ट पे कमांड बनेगा। बात समझ में आ रही है। नहीं तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा कि कुछ आता ही नहीं है लास्ट में। उसके साथ साथ आपको लास्ट मोमेंट में चूंकि कम टाइम है तो आपको क्या करना चाहिए, सेलेक्टेड स्टडी करना चाहिए। ठीक है, सेलेक्टेड स्टडी कहने का मतलब क्या है कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, जहां से कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन रिपीट कर रहा है जिस जिस टॉपिक से, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है कि जो जो रिपीटेड टॉपिक या रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, तो सेलेक्टेड स्टडी कीजिए आप। इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का क्या बात है, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि आप अगर मान के चलिए 2 मंथ लगातार पढ़ लिए, उसके बाद 10 दिन छुट्टी मना लिए, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। एक्चुअली अगर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ना कि अगर आप जो है बीच में गैप ले लिए, ठीक है, या फिर आपका जो है ब्रेक हो गया, ठीक, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपके दिमाग से वो सब्जेक्ट धीरे धीरे स्किप करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है। कभी कभी तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छे से आता है, और जब आप क्वेश्चन बनाने बैठेगा तो आप देखिएगा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम एक अच्छा बात बताएंगे आपको, रिकॉर्डेड क्लास अवॉइड करना चाहिए। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है कि बच्चा ना टाल मटोल बहुत करता है।
टाल मटोल कहने का मतलब जो है सुबह पढ़ेंगे, शाम पढ़ेंगे, रात पढ़ेंगे, दोपहर पढ़ेंगे और पढ़ाई नहीं कर पाता है। जो बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट है उसी के लिए रिकॉर्डेड क्लास है। जो बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट नहीं है उसके लिए या तो ऑफलाइन क्लास है या तो लाइव क्लास है। रिकॉर्डेड जो है बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट के लिए, मतलब जो कि डेली 2 घंटा एक फिक्स टाइम पे आके बैठ के पढ़ सके, सॉरी 2 घंटा नहीं, मिनिमम 6 घंटा जो है पर डे फिक्स टाइम पे आके पढ़ सके, उसके लिए रिकॉर्डेड क्लास है। बात समझ में आ रही है? तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, कोशिश कीजिए लाइव क्लास करने का या फिर ऑफलाइन क्लास करने का। ठीक है? या फिर आप खुद से अगर जा रहे हैं तो किसी लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ सकते हैं एक फिक्स टाइम पे, तो वो भी अच्छा है। साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जनरली बच्चा लोग जो है न्यूमेरिकल्स नहीं लगाता है। बात समझ में आ रही है? पढ़ने का सिर्फ पढ़ाई के नाम पे लेक्चर देखे जा रहे हैं और फायदा कुछ नहीं होता है, तो आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन पर डे लगाना पड़ेगा, मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना लगा लें। ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 50 क्वेश्चंस पर डे न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ से आपको हम बताते हैं कि ये जो सेलेक्टेड स्टडी है, कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि बच्चा लोग क्या करता है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करता है। सब्जेक्ट वाइज स्टडी में वो क्या करेगा, सबसे पहले जियोटेक पढ़ेगा, क्योंकि जनरली जियोटेक का आप देखिएगा वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक ना? तो मेरा मानना है कि आप पूरा जियोटेक नहीं पढ़िए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप जियोटेक का सिर्फ वही पार्ट पढ़िए। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे ज्यादा आपका जो है जनरली हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाता है, कंसोलिडेशन से पूछा जाता है। अब जियोटेक में कंसोलिडेशन पढ़िए, मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, यानी कि जहां से पूछने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइए। जैसे कंसोलिडेशन पढ़ के जाइए, शियर स्ट्रेंथ पढ़ के जाइए। ठीक है? शियर स्ट्रेंथ के बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, आप जो है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स पढ़ के जाइए। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स पढ़ के जाइए। उसके बाद आप जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 नंबर कंफर्म पूछता ही पूछता है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ के जाइए। इसके साथ साथ आपको जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद और भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ के जाइए। ठीक है? और आपका अर्थ प्रेशर पढ़ के जाइए, परमिएबिलिटी पढ़ के जाइए, वो सब भी देख के जाइए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख के जाइए। अगर टाइम बच रहा है तो वो सब भी जरूर देख के जाइएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो एक परमिएबिलिटी भी आप मान के चलिए। ठीक है? तो जियोटेक से आपका जो है ऑन एवरेज 14-15 नंबर का पूछता है। आप इतना टॉपिक करके जाइएगा तो आपका 8 से 10 नंबर आसानी से आ जाएगा जियोटेक में। तो आपको पूरा जियोटेक नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के जाना है। ठीक? इसके साथ साथ अगर बात किया जाए किस चीज का, इन्वायरमेंट का भी अच्छा खासा वेटेज है। इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है? तो इन्वायरमेंट में आप देखिएगा, अगर रिसेंट ट्रेंड आप देखे होंगे तो एयर पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, तो आप एयर पॉल्यूशन पढ़ के जाइए, छोटा टॉपिक है, बहुत आसान पड़ेगा। ठीक ना? उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से कंफर्म रहता है, क्वेश्चन आपका जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लगभग हर साल जो है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। पहले नहीं पूछता था लेकिन रिसेंट ईयर्स में हर साल पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंफर्म देख के जाना चाहिए। ठीक? इसके साथ साथ और क्या देख के जाना चाहिए आपको, क्वालिटी ऑफ वाटर देख के जाइए। क्वालिटी ऑफ वाटर में भी सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक ना? क्वालिटी ऑफ वाटर में भी सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, जैसे हार्डनेस पढ़ लीजिए, अल्कलिनिटी पढ़ लीजिए, आईएस कोड देख लीजिए, पीएच वगैरह देख लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट का, उसके साथ साथ अगर ट्रीटमेंट का बात किया जाए तो ट्रीटमेंट में हम लोग को क्या करके जाना है,
ट्रीटमेंट में आपको जो है क्या क्या पढ़ के जाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में आप जो है सेडिमेंटेशन पढ़ लीजिएगा, फिल्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसके साथ साथ आपको जो है इधर बीओडी आप पढ़ के जाइए, बीओडी सीओडी से क्वेश्चन पूछेगा। और साथ में आपको जो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ये पढ़ के जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। सीवर में अगर आप देखिएगा तो डिजाइन ऑफ सीवर देख के जाइए, तो ये आपका बात हो गया किसका, एनवायरनमेंट का। फिर अगर आप सेलेक्टेड स्टडी करते हैं तो हाईवे का भी वेटेज बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। हाईवे का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हाईवे में या फिर आप इसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो कहिए, इसमें आपको जो है हाईवे नहीं, आप इसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहिए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहिए। इसमें आपको जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये एकदम कंफर्म देख के जाना है। ज्योमेट्रिक डिजाइन में भी आपका जो है साइड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन में आपको क्या देख के जाना है, साइड डिस्टेंस देख के जाइए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। सुपर एलिवेशन देख के जाइए, इसमें आपको क्या देख के जाना है, साइड डिस्टेंस देख के जाइए, सुपर एलिवेशन देख के जाइए, ठीक ना। और क्या देख के जाइए, वर्टिकल कर्व देख के जाइए, ठीक। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया। उसके बाद आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिग्नल डिजाइन ये जरूर देख के जाइए, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिग्नल डिजाइन देख के जाइए। और क्या क्या देख के जाइए, डिलेज वगैरह देख के जाइए, केवी क्यू बराबर केवी रिलेशन देख के जाइए, ग्रीन शील्ड मॉडल देख के जाइए। साथ साथ आप पेवमेंट डिजाइन देख के जाइए। बात समझ में आ रही है। यानी कि आप एकदम सेलेक्टेड स्टडी करके जाइए, जहां से क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ रहा है वहां से देखिए। देखिए गेट एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, लेकिन क्या रिपीट करता है, टॉपिक रिपीट करता है। बात समझ में आ रही है। गेट एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, लेकिन टॉपिक रिपीट करता है, ठीक ना। तो आपको जो है वो सब टॉपिक आइडेंटिफाई करना है जहां से कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। इसके साथ साथ आपको जो है एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, वो क्या है, एयरपोर्ट एंड रेलवे का डिजाइन वाला पार्ट। एयरपोर्ट एंड रेलवे, ठीक है। इसमें जो ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट है वहां से ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछता है, तो इतना आप करके जाइएगा, ठीक। इसके साथ साथ आपको जो है क्या करके जाना है, आपको मैथ एप्टीट्यूड तो करके ही जाना है। बात समझ में आ रही है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, ठीक। इसके साथ साथ और छोटा छोटा टॉपिक आपको बताते हैं जहां से क्वेश्चन करके जाइएगा, आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से जनरली पूछ ही देता है, ठीक। हम ये नहीं करें क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन यहाँ से पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक ना। आपको और बता रहे हैं जैसे कि अगर आप सर्वेइंग करते हैं, सर्वेइंग में मेरे अनुसार दो टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेवलिंग जरूर करके जाइए, ठीक है। इसके साथ साथ आप चाहे तो ट्रावर्सिंग वगैरह भी देख के जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लेवलिंग में जो है, सॉरी, लेवलिंग के बाद आप जो है फोटोग्रामेट्री जरूर देख के जाइए। आप जो है ये ट्रावर्स सर्वेइंग या कंपास सर्वेइंग जो भी है वो सब भी आप देख सकते हैं, अगर टाइम ज्यादा है तो। नहीं है तो ये दोनों मेनली देख के जाइए, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो पूरा देख के जाइए। हम ओपन चैनल फ्लो को सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो को हम एक चैप्टर मान के चल रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर मान के चल रहे हैं, ठीक। ओपन चैनल फ्लो अगर आप सही से पढ़िएगा तो बहुत आसान चीज है। बात समझ में आ रही है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट जो है क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो इसमें आप दो चीज जरूर पढ़ के जाइए, एक काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ के जाइए, ठीक है। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ के जाइए।
मतलब आपको जो है एकदम सेलेक्टेड स्टडी करके ही जाना है। बात समझ में आ रही है? ठीक ना? इसके साथ साथ अगर कुछ बच्चा कहता है कि सर हाइड्रोलॉजी में कुछ बताइए, ठीक ना, तो हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब जरूर आप पढ़ के जाइए। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा ना। ठीक, तो इसके साथ साथ आपको जो है, और अगर मैथ्स का बात किया जाए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसका कि 13 नंबर का वेटेज है, मैथ्स का अगर बात किया जाए तो मैथ्स में आपको जो है कैलकुलस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैलकुलस का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। बात समझ में आ रही है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा कैलकुलस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑन एवरेज 5 नंबर का क्वेश्चन 13 में से 5 नंबर कैलकुलस से पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद तीसरा नंबर पे आपका है लीनियर अलजेब्रा, जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। लीनियर अलजेब्रा के बाद आप आ जाइए प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है, न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक, तो कैलकुलस को जो है आप पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ के जाइए। ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप देखे जाइए, क्वेश्चन लगा के जाइए, फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाइए। कभी कभी आपका जो है प्रॉपर्टीज बेस्ड पूछा जाता है मैट्रिक्स में, तो जो आपका जो है ज्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड पूछा जाता है। और समझ में आ रही है? तो वो सब पे आप फोकस करके जाइए। ठीक, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक चीज आपको बताते हैं, मैथमेटिक्स में जो है 13 मार्क्स का सवाल पूछता है, और इसमें आपका निगेटिव नहीं होता है। अगर आप पढ़ के गए तो क्वेश्चन आपसे सही बन जाता है, गलत होने का इसमें चांस बहुत कम है। इसके साथ साथ आप एप्टीट्यूड पूरा करके जाइए। ठीक है, जनरली लोग सोचता है ना कि एप्टीट्यूड जो है हमसे बन ही जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको एप्टीट्यूड घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस लेवल का क्वेश्चन आपको देख के जाना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे जाके क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इतना चीज करके जाइए, सेलेक्टेड स्टडी में ये सब टॉपिक करके जाइए, आपको जो है एक अच्छा नंबर जरूर स्कोर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो है टिप टॉप स्ट्रेटजी समझाते हैं। सवाल ये है कि सर टिप टॉप स्ट्रेटजी होता क्या है? हमारे पास जो है एक स्ट्रेटजी है, बड़ा फेमस है, जिसको हमने फॉलो किया था अपने टाइम पे। वो है हमारा टिप टॉप स्ट्रेटजी। अब सवाल ये होता है कि सर ये स्ट्रेटजी होता क्या है, तो जिससे आपको पूरा नाम बताते हैं इसका, इस स्ट्रेटजी का, टिप टॉप। देखिए, टिप का मतलब क्या है? तो टिप में टी का मतलब होता है आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है। ठीक ना, जहां से क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है या जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जा रहा है, आपको उस टॉपिक को टारगेट करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है। आई मतलब हो गया कि इंपॉर्टेंट को पहले पढ़ना है। जनरली बच्चा क्या करता है ना कि आसान सब टॉपिक को पहले पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको लास्ट में छोड़ दिया, और वो टॉपिक मुश्किल लगने लगता है छोड़ देता है। आपको वो नहीं काम करना है, आपको क्या करना है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर कीजिए। ठीक है, तो आई का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? और पी का मतलब हमारा क्या होता है, पी वाई क्यू। ठीक ना, जनरली बच्चा जो है पी वाई क्यू लगा के नहीं जाता, पी वाई क्यू देखना एकदम कंपलसरी, क्योंकि आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट लेवल पी वाई क्यू से ही पता चलता है कि क्वेश्चन हमारा किस लेवल का एग्जाम में पूछेगा, मेरा कितना प्रिपरेशन है। अगर आपसे पी वाई क्यू बिना देखे नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन खराब है। आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। टिप हो गया। टॉप में टी का मतलब हो गया टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही लगाना है, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, आपके लिए मुसीबत जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहा है। आपको आपको लग रहा है आप पढ़ रहे, क्वेश्चन तो बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एग्जैक्ट गलती कहाँ कर रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना। उसके साथ साथ ओ में आता है ऑप्टिमिस्टिक। देखिए, जब एग्जाम नजदीक आता है, प्रेशर बढ़ता है, तो बच्चे के मन में सेल्फ डाउट होने लगता है कि इस बार एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आपको अगर मन में ये डाउट हो गया कि होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में जनरली रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है। तो आपको क्या होना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना पड़ेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये मन में मान के चलना है। बात समझ में आ रही है? सेल्फ डाउट होगा, आपका प्रिपरेशन खराब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में पी का मतलब है पंक्चुअलिटी। बीटेक का बच्चा जो है ना पंक्चुअल नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बीटेक का बच्चा अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तो वो कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकता है। आलस बहुत बड़ा पड़ा है, लास्ट मोमेंट में हर चीज को छोड़ेगा। ठीक है, कि लास्ट मोमेंट में जाके करेंगे, तो वो सब काम नहीं करना है। अभी भी टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलेक्टेड स्टडी करके जाइएगा, तो आपका रिजल्ट जो है कंफर्म होगा ही होगा।
ठीक, सेलेक्टेड स्टडी में आपको हमने बता दिया कि आप जो है जनरल एप्टीट्यूड करके जाइए। तो एप्टीट्यूड से आपका कितना नंबर हो गया, 15 मार्क्स हो गया। ठीक है, मैथ्स करके जाइएगा, मैथ्स से आपका कितना नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया। ठीक, इसके साथ साथ आप जो है जियोटेक करके जाइए। जियोटेक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, तो जियोटेक्स ऑन एवरेज 14 मार्क्स आप मान के चलिए। ठीक ना, उसके बाद आप जो है इन्वायरमेंट करके जाइए। इन्वायरमेंट से 12 नंबर हो जाएगा आपका, 13 नंबर भी आप मान के चल सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता है, तो एवरेज डाटा आपको हम बता रहे हैं। आप जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हाईवे करके जाइए। ठीक है, तो हाईवे से भी आप 10 नंबर, जनरली 8 से 11 के बीच में से सवाल पूछता है, तो आप 10 मान के चलिए। ठीक है, आप जो है फ्लूड करके जाइए। ठीक ना, सर्वे वगैरह करके जाइए। ठीक है, तो जैसे ही आप जोड़िएगा फ्लूइड में से, जैसे आपको हम बोले फ्लूइड में आप दो ही टॉपिक पढ़ के जाइए, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ के जाइए। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 4 नंबर फ्लूइड से भी आ गया। सर्वे से आप दो टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, तो 3 नंबर यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो अगर आप ऑन एवरेज अपना प्रिपरेशन जोड़ के जाइएगा तो आपका कितना हो गया, 28 2 30 10 40 54 64 64 76 तो ऑन एवरेज आपका जो है 70 प्लस मार्क्स का जो है प्रिपरेशन हो पा रहा है। अगर आप सेलेक्टेड स्टडी सही से करके जा रहे हैं, अगर आप सही से पढ़ के जा रहे हैं, तो आप 70 प्लस मार्क्स पढ़ के जा रहे हैं। 70 प्लस मार्क्स में आप 50 प्लस जो है आसानी से ले आइएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक ना, लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप छोटा छोटा टॉपिक्स भी पढ़िए। बात समझ में आ रही है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप छोटा छोटा टॉपिक्स भी पढ़ के जाइए। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको फोकस कहाँ पे रखना है, जो आपका सेलेक्टेड वाला पार्ट है, जहाँ क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, पहले आप उसको पढ़ के जाइए। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहाँ से आपको एक और बात हम बता के जाते हैं, इतना से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको और क्या करना पड़ेगा। आपके पास जो है और 3 चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट चीज जिसपे कि आपका रैंक और रिजल्ट डिसाइड करेगा। बात समझ में आ रही है, आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए ये वीक मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, उसको हम लोग कब कब कितना टाइम पे रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको वो सब्जेक्ट अभी आ रहा है, कल नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, तो आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि आपको कैसे कैसे टाइम मैनेज करना है, कहाँ पे कितना टाइम देना है, किस चीज को कैसे विद इन टाइम कंप्लीट करना है, वो सारा चीज आपको आना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ आपको और क्या आना चाहिए, जैसे जब आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आप टेस्ट सीरीज में कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, कहाँ वैल्यू पुट करने में एरर हो रहा है, कहाँ आप लैंग्वेज में फंस रहे हैं। ठीक है, कहाँ यूनिट में गलती हो रहा है, तो वो सारा चीज आप देखिएगा। तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बात समझ में आ रही है, तो अगर ये 3 चीज पे आप फोकस कर लिया, आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, आप अपने गलतियों से सीख रहे हैं ताकि वो गलती एग्जाम में रिपीट ना करे, तो इतना अगर आप अच्छे से करके जा रहे हैं, तो आई होप कि आपका लास्ट का जो 3 महीना 90 दिन जो है, वहां से आपको जो है आसानी से एक अच्छा स्कोर देखने को मिल जाएगा। हमने भी ये सब चीज ट्राई किया है। ठीक है, तो इस पे सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा है, क्योंकि मेरा ये सब ट्राई किया हुआ मेथड सब है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रहा होगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए। ठीक है ना, ताकि वो भी क्या कर सके, कम टाइम में एक अच्छा स्कोर ला सके। थैंक यू एवरीवन, आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।